हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा न्यूमेरिकल्स ऑन nth टर्म। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग nth टर्म के बारे में देखे थे, आज हम लोग उस पे कुछ और टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स। जनरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी हम साथ में लेके चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम्पलर्स से भी क्वेश्चन अब सीबीएसई फ्रेम करता है एग्जाम में, तो उसको भी साथ लेके चलना है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि हम लोग साइंस में लेके चल रहे थे, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी लेके चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग लिए हैं। चलिए क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं और सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इंटरप्रेट अगर आप कर लेते हो एपी में तो आप सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। इंटरप्रिटेशन थोड़ा हार्ड होता है बहुत बच्चों के लिए, और बहुत के लिए तो आसान होता ही है। तो चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। एपी का कौन सा टर्म जो है वो 130 ज्यादा होगा अपने 31st टर्म से। उसी एपी का एक एपी दे दिया हमको, उस एपी का बोला जा रहा है कि 31st टर्म से 130 और ज्यादा कौन सा नंबर टर्म होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 31st से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि एपी क्या है, बढ़ रहा है आगे की तरफ, इंक्रीजिंग फॉर्म में है इन पॉजिटिव वेरिएबल। तो टर्म जो होगा वो 31st से तो ज्यादा ही होगा। अब कौन सा नंबर का टर्म होगा, 31st टर्म से 130 ज्यादा जाना है। तो जो नंबर हम लोग को फाइंड करना है उसको हम लोग लास्ट टर्म मान सकते हैं। तो लेट इट बी द टर्म दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, और उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको हम लोग अगर लास्ट टर्म मान ले, अपना nth टर्म मान ले, तो वो क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेके चले। हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन छोटा छोटा से छोटा करके समझाना चाह रहा है। एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं दिख रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू पुट द वेरिएबल, बट वी हैव टू टेक, लेट करना पड़ेगा कौन सा टर्म। अब an टर्म को क्या बोला जा रहा है कि वो 31st टर्म से कितना ज्यादा है, 130 ज्यादा है। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन। इसी का हेल्प लेके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बोला गया, जो nth टर्म आएगा, जो n आएगा यहां पे, वो अपने 31st टर्म से 130 ज्यादा है। nth टर्म को ही हम लोग n निकालने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहीं पे n आएगा। अगर हम लोग इसको लिखे, अभी तक हम लोग लिखते थे nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 का d। वी हैव टू फाइंड दिस। ये क्या है, नंबर, कौन सा रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ द टर्म्स के बारे में n बताता है। और अगर a31 के बारे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 31 माइनस 1 का d, तो डायरेक्टली हम लोग 30d लिख सकते हैं प्लस 130। वैल्यू पुट कर दिए, nth टर्म के फॉर्म में फॉर्मूला लगा दिए। बस इसमें से अननोन वेरिएबल कौन सा है, एक n है जो हम लोग निकालना है। बाकी बात पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एपी दिया हुआ है। ए पता चल जाएगा और कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो एपी देखते हैं, एपी हमारा क्या है, एपी है हमारा 5, 15, 25। ठीक है, ध्यान से देखो तो यहां ए जो है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस जो डी ले रहे हैं वो क्या है, a2 माइनस a1 होता है। तो 15 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा, 10। तो अब हमको डी पता चल गया, ए पता चल गया। अब इस डी और ए को इस फॉर्मूला में पुट कर दें, अगर जहां ए है वहां ए का वैल्यू रखें, डी है वहां डी का वैल्यू रखें, तो हमको अपने आप n मिल जाएगा, क्योंकि वही अब एक वेरिएबल बचेगा। तो देखते हैं निकाल के क्या आता है। ए कितना है, 5, n माइनस 1, डी का वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप, 10 आया है। उसके बाद ये पूरा वैल्यू लिखना है हम लोग को। ए कितना आया है, 5 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 130। वैल्यू आप यूज कीजिएगा, 5 प्लस n करना होगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलिए, 10n माइनस 10, ये ऐड कर लो सब कुछ, 5 प्लस 300 प्लस 130। अब यहां से हम लोग वैल्यू अगर सॉल्व करें तो 5 माइनस 10 है माइनस 5, ये पूरा ऐड कर लो तो कितना आता है, 435।
अब इधर का 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया जाए तो भी, या फिर 435 प्लस 5 गिव्स यू 440, और n हम लोग निकालते हैं 440 डिवाइडेड बाई 10, तो n हम लोग को आराम से पता चल गया, वैल्यू कितना आया 44। तो कौन सा नंबर का टर्म है, तो 44th नंबर का टर्म है, जो कि इस एपी का 31st टर्म से 130 ज्यादा है। कितना आसान क्वेश्चन था, एन निकालना था, पार्टिकुलर टर्म को पता करना था कौन सा नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एक और लिए हैं हम, ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे तो सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टर्म ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो फिर से एपी दिया हुआ है और बोला जा रहा है इस एपी का कौन सा नंबर का टर्म इसी एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, इजी है। तो यहां पे भी फिर से करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म बी एन, नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं आप लेट कर लो, तो लेट क्या कर सकते हैं, लेट द टर्म बी एन ले लो। ठीक है, और एपी जो तुम्हारा दिया हुआ है उसको लिख ले अगर हम लोग, एपी क्या है हमारा 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन चला जा रहा है। तो इस एपी से हमको फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली निकालते चल रहे हैं, ए पता चल जाएगा, ए 3 है, कॉमन डिफरेंस डी जो निकालेंगे हम लोग क्या होगा, a2 माइनस a1, क्या लिखोगे a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 क्या आएगा आपका 12। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से वही देखना है क्वेश्चन कि एपी का कौन सा टर्म अपने 54 टर्म से 132 ज्यादा है, 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो फिर से हम एक टर्म लेंगे nth, क्योंकि इसी पे टर्म आएगा, वो यही वैल्यू होगा। वो टर्म का पता नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म को पता करना है, तो यहां पे n निकालना है हम लोग को। वो क्या कहा गया है कि अपने 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो 54th टर्म पे 132 ऐड कर दिया गया, तो हम लोग को कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर का टर्म आएगा वो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाया जाए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 का डी। 54 का क्या लगाएंगे, ए प्लस 54 माइनस 1 का डी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 53d एंड प्लस 132। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ए का वैल्यू पुट करते चलो, अब ए निकाल लिए हैं, ए कितना है 3, एन निकालना है -1, डी आपका 12, ए आप पुट करोगे 3, 53 इंटू 12 प्लस 132, तो 3 प्लस 12 एन -12 इक्वल टू, अब यहां पे अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 636 प्लस 132, एड ऑन करें 12n ले लेते हैं, यहां -9 आएगा, तो 771। ठीक है, ठीक है। अब 12n इक्वल टू 771 प्लस 9 गिव्स यू 780, तो n क्या आ जाएगा 780 बटा 12, 780 बटा 12, 65। आपका रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म है, 65th नंबर ऑफ टर्म इज योर आंसर। ये आसानी से समझ में आ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन था, अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 65th आएगा। आपको करना क्या है, तो जो लास्ट टर्म ही पता करना है, नंबर ऑफ टर्म तो वही होगा, उसको क्या बोला गया है, 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके ये प्रयुक्त को
इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा अंतर है। यहां क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो, अंतर का पता चलेगा। ध्यान से देखिए, अंतर का पता चलेगा आपको। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, फिफ्थ टर्म के बारे में वैल्यू दे दिया गया, ठीक है, एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म, फाइंड द एपी। दो रिलेशन दे रहा है nth टर्म के फॉर्म पे और उसके हेल्प से एपी निकालने के लिए बोल रहा है। अब एपी आपको निकालना है तो क्या क्या चाहिए बताओ। एपी निकालने के लिए नेसेसिटी क्या है, दो चीज का है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कोई बता देगा तो एपी बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। तो इन इक्वेशंस में हम लोग ए और डी को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन क्या कहता है। इक्वेशन समझना है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। सबसे पहले तो हम टर्म लिख लेते हैं, किसका किसका जरूरत है। फिफ्थ टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, ए एन टी एन जो भी लिखना है। फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 है तो a प्लस 4d, जिसका जिसका इस्तेमाल है वो हम लिख दिए। दूसरा किसका इस्तेमाल है, 25th टर्म का इस्तेमाल है, तो a प्लस 25 कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 24d। अभी तक लिखते आए हैं, बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है, बोला जा रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ एपी जो है वो 31 है। लिख लीजिए, इजी तो है। फिफ्थ टर्म क्या बोला जा रहा है, 31 बोला जा रहा है, इससे ज्यादा आसान क्या है। पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, दूसरा में बोला जा रहा है 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म। 25th टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा है। अरे नॉर्मल थ्योरी है, कोई छोटा टर्म से ही बड़ा होगा ना। अगर हम लोग लिखने जाए 25th टर्म, हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे 25th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है, 140। अब एक बात बताइए, ये ऐड कीजिएगा तो आप किसमें कीजिएगा, 25th टर्म की तरफ करेंगे कि फिफ्थ टर्म की तरफ करेंगे। जनरली 25th नहीं, फिफ्थ की तरफ ही करेंगे क्योंकि वो छोटा है, छोटा में ही आप ऐड करोगे तो बड़ा टर्म आएगा। एक जनरल थ्योरी है, अगर एपी निगेटिव में नहीं जा रहा है तो हमारा A25 जो होगा वो फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा होगा, ये बोल दिया गया जो एपी है हमारा उसका। तो इस इक्वेशन पे अगर हम लोग बैठाएं वैल्यू तो A25 कैसे लिखेंगे, A प्लस 24D, और A5 कैसे लिखे हैं तो A प्लस 4D प्लस 140। अगर सॉल्व करोगे तो बहुत सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर हमको लेके आए यहां पे A और D, तो A प्लस 24D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 140 आ रहा है। आपका A कट गया, D कितना बचा, तो 20 बचा है, 140। तो D कितना आ जाएगा, 140 बाई 20। अच्छा, D तो पता चल गया हम लोगों को कितना आ रहा है, 7। बहुत आसान था। अब D पता चल गया और AP निकालने के लिए और क्या चाहिए, A। तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक पे पुट कर लो। वैल्यू किसमें दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, पहले वाले का वैल्यू दिया हुआ है, इस पे पुट करना आसान है। तो A प्लस 4D इक्वल टू 31 है, यहां पे पुट करेंगे 4D का वैल्यू, D का वैल्यू जनरली, तो हम लोग को क्या मिलके आ जाएगा, A। तो पुट करो A प्लस 4D कितना आया है, 7 इक्वल टू 31। तो A कितना आ जाएगा, 28। तो 31 माइनस 28 इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, A आ गया, A आ गया 3, D आ गया 7। अब एपी बनाना तो बहुत आसान है, हर किसी को आता है। अब तो आता होगा एपी बनाना, अगर ए और डी दिया हुआ है तो कैसे बनेगा। अगर एपी हम यहां पे लिखें तो क्या लिखेंगे, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म में 7 ऐड करना है तो 10, तीसरा टर्म में 7 और ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 17 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एपी है। कितना आसान था। ऐड करते चलिए वो कॉमन डिफरेंस को, साथ साथ बढ़ते चलिए, 17 के बाद आगे बढ़ाते जाइए, 7 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 24 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एपी हो जाएगा। तो एपी लिख के देना होगा, रिक्वायर्ड एपी क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है।
क्लियर है? बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में बच्चे लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसलिए बनाना तो बहुत इजी है, क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके का थ्योरी अपनाना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। हम जान के क्वेश्चन को बगल में रखें कि क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, समझेंगे भी, और आपके सामने हमेशा रहेगा कि आप बना रहे हैं तो आप इंटरप्रेट करते रहोगे साथ साथ। क्या कह रहा है? फाइंड द एपी, यहां पे भी एपी निकालना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, फिर से एक टर्म का वैल्यू दे दिया गया है। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। बहुत आसान है। फिर से कौन कौन सा टर्म है उसको पहले लिख लिया करो। देखो एक तरीका बता रहे हैं, इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करना है। क्या कि कौन कौन सा टर्म का यूज कर रहे हैं उसको लिख लेना है। थर्ड टर्म चाहिए, सेवन टर्म चाहिए और फिफ्थ टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? A3। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A7 चाहिए, सेवन टर्म है तो A प्लस 6D। और A फिफ्थ चाहिए तो A प्लस 4D। अब तो ये लिखना सबको आ गया होगा, एक घटा देना होता है डी में, एक गिवन टर्म पता चल जाता है हम लोग को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कह क्या रहा है कि एक एपी फाइंड कीजिए जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 दिया हुआ है। चलो थर्ड टर्म का वैल्यू दे दिया है क्या? A3 इक्वल टू A प्लस 2D। डायरेक्ट हम एक हेल्प लेने के लिए लिख दिए हैं। इसका वैल्यू 16 दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? सेवेंथ टर्म जो है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सेवन टर्म में फिफ्थ को माइनस करेंगे तभी 12 आएगा। 7 ज्यादा है ना फिफ्थ से, कितना ज्यादा है? 12। तो कभी बड़ा वाला ज्यादा होगा। नॉर्मल केस हम लोग ले रहे हैं में जो हम लोग को पूछा जाता है 10, ठीक है। तो हमेशा बड़ा वाले को आप बड़ा वेरिएबल मान के चलेंगे, ज्यादा एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A7 इक्वल टू A5, चाहे यही रहने दो। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। A7 क्या है हमारा? A प्लस 6D माइनस A5 क्या है? A प्लस 4D इक्वल टू 12। माइनस हटाएं अगर तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A कट गया तुम्हारा, D कितना बचा? 2D बचा। तो D क्या आ जाएगा? 12 बाई 2 6। D कितना आया? 6 आ गया। फिर से वही चीज है, D6 आ गया तो A कितना आ जाएगा? तो कौन सा इक्वेशन में है? इसी में दिया हुआ वैल्यू डायरेक्टली, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, A का वैल्यू आ जाएगा। A क्या है? D के जगह पे हम पुट करते हैं 2 इंटू D कितना आया? 6 इक्वल टू 16। तो A कितना आ जाएगा? 16 माइनस 12। तो ये हो गया 4। अब आपको पता चल गया है A और D। A कितना है? 4। D कितना है? बोलिए 6। तो A पता चल गया, D पता चल गया, तो AP नहीं बना लेंगे? आसानी से बना लेंगे। तो A पता चलने के बाद और D पता चलने के बाद हम लोग AP आराम से बना सकते हैं। पहला टर्म क्या हो जाएगा? 4। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 6 ऐड किया तो 10, फिर 6 ऐड करोगे तो 16, फिर 6 ऐड करोगे तो 24, चलते जाएगा सो ऑन। दिस इज योर रिक्वायर्ड AP। ये आपका रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको बनाने के लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ना टर्म पे, ठीक है। क्वेश्चन लिया जाए, आगे लेते हैं कुछ नया क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, थोड़ा क्वेश्चन को बदले हैं, समझते हैं क्या बदला गया है। बोलता है क्वेश्चन, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब दो टर्म का सम दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। वो बोला जा रहा है कि 24 है। कौन कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया है 24। आगे देखते हैं क्या है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। तो दो इक्वेशन बनेगा, नॉर्मल है, टर्म के फॉर्म में लिखना है, बस वो दो टर्म का सम करना है और सम का वैल्यू दिया हुआ है।
और क्या बोला जा रहा है लास्ट में, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म निकाल के बताइए ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी एंड द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी बी एन, गिवन बाय एन। और उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो फोर्थ टर्म देखो, जो जो टर्म यूज करेंगे उसको पहले लिख देते हैं, एक बार याद आएगा कैसे लिखते हैं। तो ए फोर्थ टर्म को यूज करना है, तो ए फोर्थ कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस 3d 4 माइनस 1 3, तो 3d। उसी प्रकार से एट टर्म चाहिए हम लोग को, एट टर्म कैसे लिखाएगा, a प्लस 7d, ठीक है, माइनस कर देना, एक माइनस कर देना होता है टर्म का। और क्या चाहिए, सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, तो सिक्स टर्म कैसे लिखाएगा, a प्लस 5d, और 10th टर्म कैसे लिखाएगा, a प्लस 9d। यहां तक क्लियर है, नॉर्मल चीज है, टर्म को लिख लिए, क्या क्या यूज करेंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट है अलग अलग, जिसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म जो है वो दिया गया है। कौन कौन सा टर्म का सम दिया गया है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया गया है, कितना 24। बहुत आसान है, तो अब कैसे लिखेंगे, यहां से यूज कर लो, a प्लस 3d फोर्थ टर्म दिखाता है, और a प्लस 7d ये हमारा दिखाता है एट्थ टर्म। इन दोनों का सम कितना दिया है 24। अब जोड़ लीजिए इसको, a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d, ये आपको देगा 24। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखो इस तरीके से लिखना जरूरी है, आपको भी समझ में आएगा और जिसको समझाना चाहते हो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, नंबर मिलना आसान हो जाएगा, थोड़ा बहुत गलती भी हो तो। नेक्स्ट में आते हैं, क्या कहता है, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। अब क्या कहता है, अगेन लिखेंगे हम लोग, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम जो आ रहा है वो 44 आ रहा है, ठीक है, कह ये रहा है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं टर्म के फॉर्म में। सिक्स टर्म कैसे लिखाता है, तो a प्लस 5d, और 10 टर्म कैसे लिखाता है, तो a प्लस 9d इक्वल टू 44। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये भी a प्लस 2a, 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आया है, अब आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए। जनरली हम लोग पढ़े सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, चले फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग चाहेंगे तो दो वेरिएबल है यहां पे, कोई ना कोई एक वेरिएबल को निकाल लेंगे, कैसे, किसी एक को एलिमिनेट करके। क्या करते हैं, 2a 2a है, एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, तो बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं। 2a प्लस 14d gives you 44 and 2a plus 10d equal to 24। माइनस कर लो सब जगह, क्या आएगा, 2a वाला कट गया, बचा कितना 4d, ये कितना बचा 20, तो d क्या आ जाएगा 20/4, that gives you 5। तो d आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, जो चाहिए वो निकल गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया है जो कि है 5, तो आप कोई भी इक्वेशन चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, डी का वैल्यू पुट करो, तुमको क्या निकल के आ जाएगा a। चलो पहले वाले में ही पुट करते हैं, यहीं पे पुट करें, इसका इस्तेमाल करें, तो क्या आएगा, ये a चाहिए, तो 2a प्लस 10, d कितना है 5 इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, तो 2a इक्वल टू माइनस में आ जाएगा, 24 माइनस 50 है, तो 2a इक्वल टू माइनस 26, तो दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस 13 आएगा। माइनस में है, कोई फर्क नहीं है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म जो आया वो माइनस 13 है, कॉमन डिफरेंस जो आया वो 5 है। बस इतना ही निकालने के लिए दिया गया क्वेश्चन। ये भी बोला जा सकता था कि एपी बताओ क्या बनेगा,
तो अगर हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो एपी तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो एपी +5 +5 करते चलो, ठीक है। तो ये आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें दो टर्म का सम और सम के फॉर्म में दिया गया है। स्टेटमेंट पहचानना है, अगर वो पहचान लिए आप तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा अब शॉर्ट में हम भी चलेंगे। ये बेसिक था जिसमें हर कुछ लिखते हुए चल रहे थे। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लिखना सीख लिए हैं, आप अभी तक सीखते आए हैं इतना दिन से, तो टर्म नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। फिर से वही चीज है, दो टर्म का सम दिया हुआ है। कौन कौन सा टर्म का, फिफ्थ टर्म का और सेवेंथ टर्म का। कितना, तो 52। एंड द 10th टर्म इज 46। 10th टर्म डायरेक्ट दे दिया गया, 10th टर्म का वैल्यू 46 है डायरेक्ट। अब यहां क्या कहता है, यहां कहता है फाइंड द एपी। एपी फाइंड करने के लिए बोला, तो अब एपी फाइंड करना है तो ए चाहिए, डी चाहिए, जैसे अभी निकाले थे हम लोग। उसके बाद आप एपी निकाल सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या निकाला जाए, ए निकाला जाए और डी निकाला जाए। फिर से इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपको जरूर लिखना है, हम लोग टर्म जो कर रहे हैं वो लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी एंड द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी इज एन। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 52 दिया हुआ है। इसका टर्म फिफ्थ टर्म प्लस सेवन टर्म इक्वल टू 52 दिया गया है। अब इसको लिख लेते हैं टर्म के फॉर्म में, दोबारा नहीं लिखे हैं तो क्या होगा, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d गिव्स यू 52। ये हो गया। अभी सॉल्व कर लो पहले, तो a प्लस 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बहुत आसान है, एक ही टर्म है। एक टर्म का क्या दिया हुआ है, 10th टर्म का वैल्यू 46 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लिख ले। 10th टर्म लिखते कैसे हैं, नाउ अगेन कर लेते हैं, ठीक है। 10th टर्म का वैल्यू दैट इज a प्लस 9d, ये दिया हुआ है हमको 46, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, आप जिसको जो अच्छा लगता है आपको उससे बना सकते हैं। हम लोग एलिमिनेशन से ही बनाए, लेकिन यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, यहाँ d 10 है या 9 है, कटेगा नहीं कोई ना कोई एक, तो काटने का कोशिश करो। कैसे कटेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a कॉमन कर लेते हैं। कितना से कर लो मल्टीप्लाई, 2 से कर लो सब। तो अब टर्म क्या बन के आएगा, 2a प्लस 18d गिव्स यू 92। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से, फर्स्ट एंड थर्ड क्या आएगा, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, पहले लिखते हैं। 2a सुविधा अनुसार काम करना है, ये याद जरूर रखना है। 18d हमारा सुविधा जिसमें उस प्रकार का काम। अब हम लोग माइनस करेंगे, 2a प्लस 10d, ये क्या आएगा 52। सब जगह माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, बचा कितना 8d, ये कितना बचा 40। अच्छा, तो यहां भी d तो उतना ही आ रहा है, 40/8, दैट मीन्स कितना आएगा 5, यहां भी 5 आएगा। अब d पता चल गया, a पता चल जाए तो हम लोग a बना सकते हैं। a फिर से कहां से पता चलेगा, अब देखो दो इक्वेशन है मेरे पास, तो हम लोग ये दूसरा इक्वेशन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करके देखिए, यहां पे क्या आएगा, a प्लस 9d इक्वल टू 46 है। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस d कितना है, डायरेक्ट डाल दो, इक्वल टू 46। तो a 9 5 45, तो 46 माइनस 45 क्या हो जाएगा 1। a आ गया तुम्हारा 1,
अब तुम्हारे पास ए है, डी है, एपी बना सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, चाहोगे तो लिख सकते हो कि पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होता है, चौथा ए प्लस 3d होता है। या फिर हम लोग इसके बाद इतना लिखने के बाद डायरेक्ट बना लेते हैं, पहला टर्म अगर 1 है तो दूसरा टर्म हमारा +5 होगा तो 6 हो जाएगा, तीसरा टर्म +5 होगा तो 11 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन चला जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है रिक्वायर्ड एपी कैसे निकल गया? क्या निकाले पहले? डी, फिर ए, और अगर ए और डी पता है तो एपी तो आराम से निकाल सकते हो आप। इजी था, बहुत इजी था, खाली क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसान लगेगा चीजें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बदला गया है? अब रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि 10 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स इस तरीके से लिखा गया है किसी भी एनएच टर्म को या किसी भी गिवन पार्टिकुलर टर्म को। क्या क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, कितना टाइम? 10 टाइम, कौन सा टर्म? 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू है 15 टाइम्स द 15th टर्म। 15 टर्म का 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term। ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है और कहता क्या है? कहता है कि so that 25th term of the AP is 0। अच्छा, शो करना है, यहां पे क्या शो करना है कि 25th टर्म जो है वो 0 आएगा। कब? जब ये कंडीशन दिया है क्या कि 10 times the 10th term is equal to 15 times the 15th term। अगर ये कंडीशन आपको दिया गया है तो प्रूफ कीजिए कि 25th टर्म जो होगा उस गिवन एपी का वो 0 होगा, उसी गिवन एपी का वो 0 होगा। तो यहां पे भी फिर से वही लेट करने वाला कंडीशन हर जगह वही। अगर ए बी, ए डी और एन ले रहे हैं तो कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली कहा क्या जा रहा है। यहां पे कहा यहां ये जा रहा है कि 10 टाइम्स 10th टर्म, ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे टर्म का वैल्यू कैसे यूज किया जाता है। पहले क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, एक फ्रेम कर लो उसको। इक्वल टू है 15th टाइम द 15th टर्म, यही है 15 टाइम द 15th टर्म। ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन जो दिया गया तो क्या कह रहा है? 10 टाइम 10th टर्म मल्टीप्लाई कर लो 10th टर्म को, a प्लस 9d होगा 10th टर्म। ये किसके बराबर है? 15 टाइम्स द 15th टर्म। 15th टर्म क्या है? a प्लस 14d। आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहोगे तो डायरेक्टली यहां पे काट लो क्योंकि ये मल्टीपल में है तो कट सकता है। ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समझना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? ये 2a प्लस 18d इक्वल टू 3a प्लस कितना हो जाएगा? ये 42d। ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन में अगर रिलेशन वाइज क्वेश्चन दिया होगा तो एक चीज ध्यान रखना है, क्या? a का वैल्यू d के फॉर्म में रखिए क्योंकि a या d को हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। क्या बोले? a और d के बीच में रिलेशन मेंटेन करके रखना है, 0 से इक्वेट नहीं करना है। a का वैल्यू कितना d आएगा, इस तरीके से देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। हम यहां पे अगर a d के फॉर्म में लिखें तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2a इक्वल टू 18d माइनस 42d। ठीक है, हम इधर उधर किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो a इक्वल टू क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, a इक्वल टू आ जाएगा -24d। मतलब ये कहता है कि a का वैल्यू जो है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, a का वैल्यू -24d आता है इस कंडीशन के हिसाब से।
जो गिवन एपी है, एपी का ए किसके बराबर है, -24d। ये इक्वेट कर लिए हम लोग, जीरो से नहीं करेंगे तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से बनाना है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि शो कीजिए कि 25th टर्म ऑफ द एपी जीरो है। तो अब हम लोग लिखेंगे 25th टर्म ऑफ द एपी। नाउ तो 25th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, a प्लस 24d। अब a प्लस 24d है तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहां से यहां पुट कर सकते हैं क्योंकि सेम एपी है। तो -24d प्लस 24d, यहां पे ध्यान से देखो वैल्यू आ गया जीरो। कैसे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग, लिख लेना यहां इक्वेशन 1 इक्वेशन का इस्तेमाल किए, पुट कर दिए वैल्यू, अब क्या आ गया जीरो। यही तो प्रूव करना था, कितना आसान था। ऐसा इक्वेशन आ गया, ए का वैल्यू आ गया डी का, जो यहां पे कट जा रहा है। यही प्रूव करना है कि 25th टर्म जो है वो उस कंडीशन के हिसाब से जीरो होगा। इजी है, समझना आसान है, रिलेशन मेंटेन करके रखना है इक्वेशन से और उसी को दूसरे में पुट करके देखना है। इसको और अच्छे से समझते हैं जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। ये तो डायरेक्ट बोल दिया कि 9th टर्म ऑफ एपी अगर जीरो है तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट इज 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। प्रूव कीजिए कि 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का दोगुना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि 29th टर्म जो है वो 2 टाइम है किसके, 19th टर्म के। हम लोग 2 प्रूव है ये यहां पे, मान लिए ये चीज को प्रूव करना है। पहले पता होना चाहिए करना क्या है, पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं हम लोग। अब उसके बाद ये चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, इफ 9th टर्म ऑफ द एपी जीरो दिया हुआ है, ये कौन सा टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 9th टर्म है वो जीरो है। तो 9th टर्म क्या होता है, a प्लस 8d इक्वल टू जीरो। अभी क्या सिखाए हैं, कभी भी क्वेश्चन का वेरिएबल दिया होगा तो a को d के रिस्पेक्ट में पुट कीजिएगा, ऐसा ही नहीं रहने देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू -8d। अब ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक। अब इसका इस्तेमाल करना है और प्रूफ करना है कि 29th टर्म जो है वो डबल है 19th टर्म का। तो लिखते हैं, प्रूफ करना है 29 टर्म को 19 के रिस्पेक्ट में। तो पहले 19 को बना के देखते हैं क्या आता है। तो 19 टर्म देखते हैं पहले। नाउ अगेन कर लेंगे हम लोग क्या, a19 क्या आएगा, तो a प्लस 18d आता है। इसका क्या वैल्यू होगा, अगर इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट करें जो पहला इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू क्या है, 8d है और ये 18d है। माइनस करने पे कितना आएगा, 10d। तो 19th टर्म का वैल्यू आ रहा है d के रिस्पेक्ट में 10d। इक्वेशन 2 है, इसमें लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, कहां से लाए हम लोग ये, तो इक्वेशन 1 से लाए। लिख सकते हैं नॉर्मल डी के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आगे बढ़िए पता चलेगा। नाउ अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग, 29th टर्म चाहिए। 29th टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 28d। फिर से a का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं क्योंकि यहां 29th टर्म का वैल्यू है, a का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू यहीं पे, a का वैल्यू फिर से वही पुट करते हैं, -8d प्लस 28d। वैल्यू क्या आ जाएगा, 20d फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर से यहां पे फ्रॉम 1 डायरेक्ट लिखो। अब ध्यान से देखो 29th टर्म जो आया है वो 20 इंटू डी आया, हमको प्रूफ करना है 2 इंटू 19d। तो अगर इसको हम लोग तोड़ दें 2 इंटू 10d में,
तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, 29 टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 19D, क्योंकि 19D का वैल्यू कितना है, 19 टर्म का कितना वैल्यू है, 10D। तो 10D की जगह हम लोग 19 टर्म लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हो गया ये चीज, तो ये चीज हमारा A29 जो है वो हो गया 2 इंटू A19, ये वैल्यू हो गया प्रूव। कितना आसान था, आया समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे nth टर्म से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन है जो मल्टीपल वाला है, पूछा जाता है कि मल्टीपल ऑफ 7, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बताइए 3 डिजिट नंबर्स के बीच में, 2 डिजिट्स नंबर के बीच में। तो सबसे पहले वहां हम लोग खोजेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लास्ट वाला नंबर कौन सा है, और उस रेशियो में क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग और एपी को डेवलप करेंगे और एन फाइंड करेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, तो एक सेट में हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग nth टर्म को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।